नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वृहत एग्जिट पोल में। और इसके हेतु चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आज भाऊ तोरसेकर, अभिषेक तिवारी और ओंकार चौधरी जी। और हमारे पास दो सेट ऑफ एग्जिट पोल्स हैं। एक जो चिंतामणि जेडी पोल है वो है, और दूसरा अभिषेक तिवारी पोल है, एटीएस जेडी पोल है। और ये भी आपको बता दें कि एमसीडी का पोल एटीएस जेडी का बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे चिंतामणि जी जो है वो कहते हैं कि मैं तो दिल्ली स्टेट का भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक म्यूनसिपैलिटी है। तो एमसीडी की तो बात ही अलग है। इसलिए एमसीडी का पोल जो है वो अकेले एटीएस जेडी का है। तो इसके पहले के हम नंबर्स पे चले। भाऊ, अब तो इस बार तो सारे लोग जो हैं वो लगभग परिणाम दे रहे हैं पहले से, और हमारे आप कह रहे हैं कि सबका लगभग एक मत सही है, इक्का दुक्का कुछ छोड़ के सारा। तो आप क्या सोचते हैं, ये क्या एक ये नई ट्रेंड है, सब सेफ खेल रहे हैं? हाँ, सब सेफ खेल रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं आपको पहले, हम शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि जब आप 10-12 जगहों का या 5% तक के वेरिएशंस दिखाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? कांटे की टक्करें बोल दो, काम खत्म। आंकड़े क्यों निकालते हो? आंकड़े जब आप पेश कर रहे हो कि इतनी सीटें उसको, उतनी सीटें उसको, इसका मतलब आपको कोई कॉन्फिडेंस है। आप यानी 10 से लेकर, मुझे याद है पिछले 19 के चुनाव में किसी ने 20 सीटें यहाँ या 20 सीटें वहां। अरे ये क्या बात है? 70 से 90 तक, उसका मतलब क्या होता है? तो ये गलत है, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, हाँ, परसेंटेज ऑफ वोट हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन बाकी जो दिखा रहे हैं, जो गड़बड़ दिखा रहे हैं, मुझे लगता है। जी, ओंकार जी, आपको अभी से याद ज्यादा है, बोल सकते ओंकार जी को ध्यान होगा कि एक पर्टिकुलर एक एजेंसी है, सी वोटर, आपको ध्यान है, वो सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन करते हैं। वो कोई 40-50 तक की रेंज दे देते हैं और फिर कहते हाँ, हैं, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव, या मान लीजिए जैसे गुजरात का ही चुनाव है, तो बोल देंगे कि साहब 90 से लेके 130 तक जीतेगी भाजपा, और 60 से लेके 100 तक जीतेगी कांग्रेस। तो ये कितना बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल आते हैं, सर्वे आते हैं, ये किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, क्यों पर्टिकुलर टाइम पर ही इनकी शुरुआत करवा दी जाती है, और फिर शनै शनै जैसे जैसे समय करीब आता जाता है मतदान का, तो किस तरीके से ये बदलाव करते रहते हैं उसमें, और अंतिम जो इनका ओपिनियन पोल या सर्वे वगैरह आता है, वो क्यों पहले वाले सर्वे की पुष्टि नहीं करता है। ये तो लंबा इतिहास है संजय जी, हम भी देखते हैं। भाऊ अभिषेक तो खैर जुड़े हुए हैं उस चीज से, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कम से कम अभिषेक तिवारी के बारे में ये हम कहेंगे कि वो खेल नहीं करते हैं। मोस्टली जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो तो खेल करते हैं, और खेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ठीक ठाक ऑफर्स मिलते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें पिछले करीब करीब 1.5 दशक में इनकी जो विश्वसनीयता है उसको लेकर के बहुत बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग, जब हम सर्वे पर, ओपिनियन पोल पर प्रोग्राम भी करते हैं,
तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत सारे कमेंट पढ़ने को मिल जाते हैं कि साहब इन पर कौन भरोसा करे, और अक्सर तो ये फेल होते हैं, इनके गलत आकलन निकलते हैं। तो यही वजह है जो अभी भाऊ कह रहे थे, या जो हम अतीत में भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं, और जो अभी आपने भी कहा सी वाटर के बारे में, तो ये कोई अभी एक चैनल एग्जिट पोल के बजाय एग्जैक्ट पोल कह करके संबोधित कर रहा है। तो भाई आपके भी इतने एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल जो है अब तक झूठे साबित हो चुके हैं, जिसकी गिनती करने बैठ जाएं तो पूरा पिटारा जो है आपका खुल जाएगा, आपका भंडाफोड़ हो जाएगा। तो सारे मोस्टली, एक आध को छोड़ करके मोस्टली जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको आप बोलते हैं, वो गलत साबित होता रहा है अलग अलग समय पर। मैं तो एक उदाहरण देता हूं ना, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मेरे एक मित्र हैं, हिंदुस्तान में काम कर चुके हैं। जिन दिनों मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता था तो हम दोनों एक ही साथ थे। मैं अमर उजाला के लिए करता था, वो हिंदुस्तान के लिए करते थे। तो मित्रता है। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या होने वाला है 2014 के इलेक्शन में। उन्होंने बुद्धि पर बहुत जोर दिया और काफी कष्ट में उन्होंने कहा कि 165 तक तो चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो इतने प्रतिष्ठित समाचार पत्र से, नेशनल ब्यूरो से जुड़ा रहा हो, और जो मतलब बाद में एक प्रतिष्ठित चैनल में वो हेड भी रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली की पत्रकारिता करते हैं, जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, या जो अलग अलग हस्तिनापुर के सिंहासन हैं कि नहीं है, लेकिन उनसे बंधे हुए हैं और वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, तो ऐसे लोग अलग अलग मीडिया हाउसेज में अगर बैठे हैं, और इन सर्वे कंपनियों में भी कुछ ऐसे ही ठेकेदार किस्म के लोग बैठे हैं, तो आप इन पर क्या भरोसा करिएगा संजय जी? जी, सही बात है। और आप जरा बताएं अभिषेक जी कि थोड़ा बहुत मैं भी ध्यान रखता हूँ इसका, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी-बड़ी जो सर्वे कंपनीज हैं, इनका जो तरीका है सर्वे का, वो कैसा होता है? चूंकि मैंने बिहार इलेक्शन सर बहुत करीब से फॉलो भी किया था और खुद देखा था, तो मेरे पास अचानक से कई बड़े बड़े पत्रकारों के फोन आने लगे। उस वक्त तक वो लोग जानते थे कि ये लड़का भी करता है, तो पूछते थे क्या लग रहा है आरा से कौन जीतेगा। अरे भाई, आपको आरा का डिटेल जानना है तो आपको भोजपुर आना पड़ेगा, ग्राउंड पे सर्वे करना होगा, और नेताओं से बात मत कीजिए। मेरी टीम क्या करती है सर, चाय की टपरी पे बैठ गई, वो चाय पीने लगी, लोग वहां पे 10-15 लोग हमेशा होते हैं, उनसे बात करेगी, उनसे चर्चा करेगी। फिर कहीं ठेले वाले से, ट्रैक्टर वाले से, जो एक्चुअल में तो पहली बात वोट करने जाता है। अब दूसरी बात मिडिल क्लास, वो ऑफिसेस के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग, और वो मिडिल क्लास जो ऑफिस में काम करता है, उनके अलग मुद्दे हो जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो ये जो डिटेल छन के आता है वो एग्जैक्ट होता है। मुझे याद है जब मैं यूपी भी कवर कर रहा था, तो ओमकार सर को बार बार खुद जाने के बावजूद भी मेरठ आसपास के जिलों के लिए हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, क्या मुद्दे कैसे है। फिर वही मुद्दे हम जनता से पूछते थे कि है कि नहीं वो मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर। तो इस बार भी जब हम गुजरात भी गए थे, तो हमने पूछा कि आप ये बताइए, जो खास करके 40, 50, 60, 70 साल के थे, वो लोग जो कांग्रेस भी देख चुके हैं, ये भी देखे हैं, तो उनसे हमने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर देखे, बिजनेस मॉडल देखे, तो किसका अच्छा था गुजरात में, कांग्रेस, बीजेपी। तो ये सब सवाल का वो जवाब देते हैं। पॉलिटिकली डायरेक्ट पूछिएगा किसको वोट दोगे, तो थोड़ी ना आज के समय वोटर बताता है, और खास करके 10-15 लोगों की भीड़ में जल्दी नहीं बताता। वो समझदार है, वो जानता है इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं ना, तो वो नहीं बताएगा। जी जी, तो अब हम जो है चलते हैं नंबर्स पे, और नंबर्स पे सबसे पहले हम नंबर्स से लेने से पहले जरा पहले हम दिल्ली एमसीडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली एमसीडी में, क्योंकि आपने अकेले ही ये किया हुआ है,
जी अभिषेक जी जी, तो आप पहले तो ये बताएं कि दिल्ली एमसीडी में मुद्दे क्या थे? नंबर्स पे हम बाद में आएंगे, पहले मुद्दे बताएं। दिल्ली एमसीडी में एक्चुअली में कोई मुद्दा नहीं था सर। मुद्दा सिर्फ ये था, हाँ, भाजपा को हराना है या भाजपा को जिताना है, ये देखना है। इनफैक्ट जो बीजेपी के बड़े छोटे छोटे जो नेता कार्यकर्ता वो सेल्फी लेते हैं बीजेपी नेताओं के साथ, वो भी कह रहे थे इस बार कि यार एक काम करते हैं, डेरा डंडा खत्म करते हैं। हर बार बोलता है एमसीडी में तो बीजेपी है, एमसीडी में इस बार इसको जिता देते हैं एमसीडी। एक बार एमसीडी भी इसके हाथ में, और ये तो 2024 में इससे जवाब देते नहीं बनेगा। अब तो ये भी नहीं कह सकता कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, तो ट्रैप हो जाएगा। तो हमने बोला भाई लेकिन तुम्हारे हाथ से एमसीडी चली जाएगी। बोले नहीं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो गया है, खास करके भाजपा और केजरीवाल का कॉन्फ्लिक्ट होते होते ना एमसीडी में काम होता है। बोलता है कि हमारी सरकार नहीं है, और फिर वहां कहते हैं एमसीडी वाले, तो ये नहीं कर रहा है। एक बार देख लेते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, फिर वो फ्री वाला मैंने आपको बताया था आप ही के चैनल पे कि महिलाएं कह रही हैं केजरीवाल तो हमारे हाथों में फ्री में करवा चौथ में मेहंदी लगा के गया है, हम तो केजरीवाल को वोट देंगे जी। फिर बिहार की एक पूरी झुग्गी बस्ती है, हम वहां पे गए थे एक स्लम में, उसमें बिहार यूपी के बहुत सारे लेबर क्लास के वर्कर हैं, वहां सीतामढ़ी मधुबनी साइड के भी लोग वर्कर हैं। तो हमने उनसे पूछा, बोला कि 200 यूनिट केजरीवाल फ्री देता है, पानी फ्री देता है, तो हम तो केजरीवाल को देंगे। एमसीडी में आ जाएगा तो हमारा मकान वो बोला है पक्का कर देगा। तो मैंने पूछा कि भाई ये वादा तो एकदम हरदीप पुरी ने आकर के कहा कि हम 10 लाख मकानों को पक्का करेंगे। तो बोला नहीं, लेकिन अभी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल फ्री तो दे रहा है तो वो कर दे। केजरीवाल ने जो प्रॉमिस किया था फ्री का बिजली पानी वो कर देगा। और दूसरी बात सर, केजरीवाल का जो कैडर है दिल्ली में, बाकी जगह का नहीं, वो बड़ा डिवोटेड है सर। वो झुग्गियों में जाएगा, ब्रेन वॉश करेगा, बोले क्यों दोगी बीजेपी को, हम तो तुमको ये दे रहे हैं, और मुंह पे बोलता है नहीं दोगी तो अगली बार तुम्हारा बिजली पानी कनेक्शन से भी हम नाम देख लेंगे। तो ये डर वाला फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर ये रहा, बीजेपी एकदम बिखरी बिखरी। कपिल मिश्रा बेचारा अलग मेहनत कर रहा है, तेजिंदर अलग मेहनत कर रहा है, थोड़ा बहुत गौतम गंभीर कर रहे हैं, बाकी पूरी बीजेपी कह रही है छोड़ो यार, हेमंता विश्व शर्मा आ जाएंगे, मोदी कहीं कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन मेहनत जो बीजेपी को करनी चाहिए एक पार्टी के तौर में, जिस प्रकार का बीजेपी का ऑरा रहा है, या जिस प्रकार से बीजेपी हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है, मुझे लगता है कि एमसीडी में इस बार बीजेपी ने अपना वो फोर्स नहीं डाला कि हाँ हम लड़ेंगे। पिछली बार मनोज तिवारी ने लड़ाई लड़ी थी और वो जीते थे, इस बार वो लड़ाई नहीं जी। ये वैसे आप ये बताइए कि मदन लाल खुराना के बाद से ये दिल्ली की जो बीजेपी है, ये क्यों बिखरी बिखरी है? पूरे देश का नेतृत्व वहां पर है, वो सब कुछ है, और मैं ये पूछता हूँ, ये ओंकार जी से पूछता हूँ कि ये दिल्ली में भी बीजेपी के साथ क्या प्रॉब्लम है? जो दिल्ली प्रदेश की बीजेपी है, इसमें क्या समस्या है कि ये पूरे देश की और जो बीजेपी की इकाइयां हैं उनसे अलग दिखती है? मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही एक बार कहा था कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, चूंकि वो दिल्ली में ही बैठती है, और सभी बड़े चेहरे जो हैं दिल्ली के मतलब सेंट्रल लीडरशिप के नहीं, वो दिल्ली के जितने भी सो कॉल्ड बड़े चेहरे हैं, वो दिल्ली की राजनीति करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं और वहां पे मंत्री बनना चाहते हैं, वहां वो देश की सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा नहीं करना चाहते। तो जब ये मानसिकता बन जाए, दूसरी बात ये है कि चाहे जो बहाना बनाया गया हो, जब से मदन लाल खुराना को अलग किया गया, वो हवाला और पता नहीं क्या क्या आरोप उस समय लगे थे, उनको अलग किया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को लाए, साहब सिंह वर्मा को भी पूरे कार्यकाल तक नहीं रहने दिया गया, उससे ठीक पहले सुषमा स्वराज को लिया है। और जो एक्चुअल में दिल्ली की लीडरशिप थी, अगर आप उस पर भरोसा करते, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिनको स्वास्थ्य मंत्री के पद से जिस तरीके से हटाया गया, उसने और गुड़ गोबर कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि जो है वो अच्छे नेता की है, भले नेता की है, ईमानदार नेता की है, और दिल्ली में उनकी ठीक ठाक छवि थी। तो
कुछ तो कसूर जो है वो दिल्ली की जो लोकल लीडरशिप है उसके है। वो जो बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन ग्राउंड पे काम करने को तैयार नहीं है। कुछ कमियां जो हैं वो सेंट्रल लीडरशिप की है, जो दिल्ली के साथ इतने प्रयोग कर चुकी है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी जो अभिषेक नाम गिना रहे थे, वही कपिल मिश्रा ठीक है, आम आदमी पार्टी से आए हैं, तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी तो कांग्रेस पार्टी से आए थे, जिनको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है। और कपिल मिश्रा जैसे ऊर्जावान नेता जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं लड़ाई के, उनमें भी पारंगत हैं, उन पर आप दांव क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? किसी एक पर तो भरोसा करके चलना पड़ेगा ना। अब मनोज तिवारी वगैरह जो है ठीक है, वो कई बार संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार सुर्खियां भी बनते हैं, लेकिन जो एक आम परसेप्शन उनके बारे में है, आप किसी से बात करके देखिए कि क्या अब गवैये या अभिनेता जो हैं वो लीडरशिप करेंगे क्या? इस तरह की टिप्पणियां जब आप किसी के बारे में सुनने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि आप गलत आदमी पर दांव लगा रहे हैं। तो कौन जनता में लोकप्रिय है, और इससे भी बड़ी बात अब ये है कि कौन अब अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को, उनकी विश्वसनीयता को चुनौती दे सकता है। ऐसी लीडरशिप आज की तारीख में आपको यहां डेवलप करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। क्या बीजेपी के पास है? अब बीजेपी एमसीडी चुनाव जीतने के लिए भी अगर तिहाड़ जेल के वीडियो सीरीज में जारी करेगी, और ठीक उसी समय जारी करेगी जब एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, या आपका अगर सीबीआई पर भी उतना कंट्रोल नहीं है कि चुनाव बीत जाने दीजिए, तब पहली आरोप पत्र आप दाखिल करिए, जिसमें आपने एफआईआर में तो एक्यूज नंबर 1 दर्शाया है मनीष सिसोदिया को, लेकिन जब आरोप पत्र आप पेश करते हैं तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है। तो आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता ये सवाल पूछती है और उसके मन में ये सवाल खड़े होते हैं कि आप मनीष सिसोदिया को उछालेंगे, आप आम आदमी के पार्टी के भ्रष्टाचार को उछालेंगे, आप सत्येंद्र जैन के वीडियो सीरीज के तौर पर प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसे आप एमसीडी के चुनाव नहीं जीत सकते। एमसीडी के दिल्ली के जो गली मोहल्लों के, सड़कों के दूसरे सवालों पर, कूड़े के ढेर पर अगर सवाल खड़े हुए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप दूसरी बातें उठाएंगे, आप लीडरशिप इवॉल्व नहीं करेंगे, पैदा नहीं कर पाएंगे, तो नतीजा वही होगा जो हुआ है। लेकिन आखिर में मैं एक बात कहता हूं कि शायद ये अच्छे के लिए हुआ है। दिल्ली में भी सरकार केजरीवाल की, नगर निगम में भी सरकार अब उनकी, सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। मुझे लगता है कि ये नतीजा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करेगा। जी, तो पहले तो हम जो एमसीडी के आंकड़े हैं जो जेडीएटीएस द्वारा जो किए गए हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम भाऊ से इसके ऊपर टिप्पणी लेंगे। तो पहले जो आंकड़े हैं वो सामने लाए जाएं। तो ये आंकड़े हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो कांटे की टक्कर है। ये अभिषेक तिवारी शो द्वारा ग्राउंड पर किए गए हैं, तो इसको हम जेडीएटीएस पोल बोलते हैं। बीजेपी 93, कांग्रेस 25, आम आदमी पार्टी 129 और अदर्स 03। टोटल सीट है यहाँ पर 250। इसलिए इस एग्जिट पोल के अनुसार, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आएगी और अपना मेयर बनाएगी। आओ। तो मुझे ये तो मुंबई में जैसे शिवसेना पनपती गई, उसका रिपीटेशन लगता है। मुंबई में इसी ढंग से हुआ था जब शिवसेना पहली बार 68 में चुनाव लड़ने को उतरी। वहां से आज हम नगर सेवक बोलते, पार्षद को मराठी में या जनरली नगर सेवक बोलते, तो उसको सिटी फादर्स उस वक्त बोला जाता था। तो बाला साहब ने ये शब्द बदल दिया, बोले बाप कैसे हो, तुम सिटी के बाप नहीं हो, तुम शहर के सेवक हो,
इसलिए नगर सेवक ये उन्होंने लाया और वो अपील हुआ। दूसरी बात ये थी कि आपने मनोहर जोशी देखे, आपने शिवसेना के पहले बालासाहब के साथ जो नेता बने, नवलकर थे वगैरह वगैरह, वो तो लोकल लीडर से, यानी अपने अपने इलाके के नेता थे, अपने वार्ड के नेता थे, लेकिन वो अच्छा भाषण दे सकते थे, इसलिए शिवसेना के लीडर बने। लेकिन उनकी लीडरशिप डेवलप हुई, जैसे हम आम आदमी पार्टी की देख रहे हैं, तो उसी ढंग से बीजेपी ने काम नहीं किया है। हम खुराना देखते हैं, विजय कुमार मल्होत्रा देखते हैं, या साहिब सिंह वर्मा देखते हैं, वो भी मेरी अगर याद सही है तो वो भी पहले पार्षद थे, मेयर वगैरह हुए, और उसके बाद वो एमएलए के चुनाव या एमपी के चुनाव में आ गए। तो आज हम देखते हैं तो वैसा कोई निचली स्तर से उठकर आया हुआ नेता बीजेपी पे नहीं है। खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद इन्होंने स्टेट लेवल की, यानी एक सिटी लेवल की लीडरशिप डेवलप नहीं की बीजेपी ने। अब उसके बाद वाजपेयी आडवाणी के समय तो इस पर इसके यानी जिम्मेदारी कोई उठा नहीं रहा था, और मोदी आने के बाद एकदम गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल में, तो दिल्ली सिटी के बारे में सोचना ही मेरा ख्याल है शायद बंद हो गया। तो इसका ये कारण लगता है कि लोकल लीडरशिप जो डेवलप करनी चाहिए, ग्रोथ उसकी होनी चाहिए, वो नहीं, यहाँ वहां से उठाकर लाए गए। और सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल मिस्टेक अगर मैं मानता हूं तो वो 2014 में हुई। 2014 में लोकसभा जीतने के बाद मेरा ख्याल है कुछ 8-9 महीने विधानसभा बर्खास्त करने में लगाए गए, और विधानसभा बर्खास्त करके फरवरी में वगैरह चुनाव हो गया। वो 8 महीने आपने केजरीवाल को दिए, वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनकी पार्टी या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टोटली डिमोरलाइज हो गया था। तो उस वक्त अमित शाह उनके एमएलए तोड़ने में का लगे हुए थे, वो गलती थी। अगर वो ना करते हुए इमीडिएटली लोकसभा जीतने के बाद विधानसभा बर्खास्त होती, और मानो दिवाली के आसपास भी चुनाव हो जाते विधानसभा के, तो केजरीवाल इतनी जोर शोर से नहीं आते। आप याद करो, वो 2014 के चुनाव के बाद जब बुरी तरह से हारी, यानी उन्होंने तो रिकॉर्ड पैदा कर दिया, लोकसभा में 400 जगह पर इनका डिपॉजिट गया था, वो एक तरीके से रिकॉर्ड है। तो उसके बाद इन्होंने तय किया कि बस दिल्ली में पहली पैर जमाएंगे, और पूरा उस वक्त ओपनली उन्होंने डांटा था, मेरा ख्याल है योगेंद्र यादव को, कि नहीं हमको और कुछ चुनाव लड़ना नहीं है, हमको सिर्फ दिल्ली में कंसंट्रेट करना है। तो दिल्ली का चुनाव जब आया तब वो पहली तरीके से प्रिपेयर्ड थे, और बीजेपी वाले, हमने लोकसभा जीती है तो विधानसभा जेब में, इस ढंग से आराम से रहे, उदासीन रहे, तो उसका फायदा उनको मिला। और जो मिला वो कितना मिला हमने देखा है कि 70 में 67 सीटें। तो उसके बाद जो उत्साहित हुए उससे वो नहीं निकल पा रहे, और 19 में फिर से लोकसभा मोदी के नाम पर जीत गई। तो दिल्ली की लीडरशिप बीजेपी की मानती है कि हम तो मोदी पर ही चुनकर आने वाले, हमको नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये उनका प्रॉब्लम है, और ये अगर अभी नहीं सुधरे तो अगले विधानसभा चुनाव में भी वही होगा। जी, लगातार हो रहा है, उससे भी ये कुछ सीखे नहीं है, कोई इन्होंने लीडरशिप नहीं डेवलप की है। तो ये जो है, और बल्कि मैं और जो रिजल्ट देख रहा था वो, और में तो कईयों में तो आप आम आदमी पार्टी को 150-160 तक सीटें दी हुई हैं, और किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए नहीं बताया है। आइए अब चलते हैं हम सीधे हिमाचल प्रदेश पर। और सर एक बात कहना था हाँ। एमसीडी को लेकर के, देखिए ये भी संभव है कि बीजेपी थोड़ा और नीचे 70 के आसपास जाए, और हमारे पास अपडेट्स हैं कुछ और। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाह रहा था, एमसीडी में इस बार एक बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं, और इसके लिए बीजेपी को जूते मारने चाहिए, खास करके लोअर नीचे के कार्यकर्ताओं को। हर एमसीडी में इस बार कॉमन कंप्लेंट रहा है, 400 से 500 बीजेपी वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं बीएलओ के द्वारा। और ये मुझे कॉमन पूरे दिल्ली में अक्रॉस ये मुझे कंप्लेंट मिली है
कि हमारा नाम कट गया, हमें पता ही नहीं चला। ये काम कार्यकर्ता का होता है सर, कि वो बताए, वो देखे, उनके वोटर्स तक जाके पहुंचे कि भाई वो जो आप इस बार वोट डाल रहे हो, एक बार आपका चेक करके बताते हैं आपका नाम है कि नहीं है। क्योंकि बिहार में तो ऐसे ही बीजेपी करती है, यूपी में भी इस बार ऐसे ही किया था। तो अगर आप ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को, तब तो फिर आपका भगवान भला कर सकता है। क्योंकि आप तो मोदी और अमित शाह और आजकल तो कुछ लोग ने हवा बना ही दिया है कि ईवीएम हैक हो रहा है, झूठ का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो रिलैक्स रहिए और इसी प्रकार से चुनाव हारिए जी। जी, तो बात आते हैं, हम चलते हैं अब हिमाचल के परिणामों की ओर। तो हिमाचल के लिए हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रिजल्ट्स हैं, 2 यानी ये चिंतामणि जेडी पोल, इसका जो वोट शेयर है वो ये कुछ गलत है, ये शायद ये गुजरात का आ गया, अभी हिमाचल का दिखाइए। ये गुजरात का आ गया, ये मैं गुजरात का वही वोट कह रहा शेयर था, दिखा दिया इतना आपने। भी अंतर नहीं होना चाहिए चिंतामणि सर से मेरा, ठीक-ठाक चल रहा है। ये गलत आ गया। तो जब तक ये हिमाचल का परिणाम दिखाते हैं तब तक हम पूछते हैं ओंकार जी से कि हिमाचल में मुद्दे क्या थे, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे बड़े जोर शोर से कि कांग्रेस वाले की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर और जो कर्मचारी वर्ग की जो स्वाभाविक एक नाराजगी हो जाती है जो सरकार होती है उससे, और वहाँ पर कर्मचारी वर्ग जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हिमाचल में क्या मुद्दे थे मुख्य? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह, चाहे एमसीडी दिल्ली का चुनाव हो, हैदराबाद ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी गलती करती आ रही है। वो हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने करके उनको ही दांव पर लगाती है। लोकल लीडरशिप उनकी चुस्त दुरुस्त रहे, जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी ऑन करे, ये बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शून्य दिखाई देता है मामला। योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, 1-2 चेहरों को छोड़ दीजिए, जिनकी अपनी एक ब्रांडिंग हो गई है, अपनी पहचान हो गई है। पर अगर हम बाकी के प्रदेशों में देखें तो हर जगह नरेंद्र मोदी को ही आगे करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। हिमाचल में भी यही गड़बड़ हो रही है। वहाँ जयराम ठाकुर ने कितना काम किया है, कितना वो जवाबदेह जिम्मेदार हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता कितनी है, इस पर अगर जाएंगे, लोगों के फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब उत्तराखंड में जिस तरीके से बैक टू बैक इन्होंने 3 चेहरे बदल दिए थे, हिमाचल में नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड में भी अगर जीत गए तो शायद मोदी की वजह से जीत गए, और हिमाचल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो मोदी की वजह से ही जीतेगी, वरना वहाँ लीडरशिप को लेकर के एक क्राइसिस है और लोगों की कोई राय बहुत बेहतर नहीं होगी। अभिषेक ने तो वहाँ पर सर्वे भी किया है, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस बारे में। पर वहाँ भी लीडरशिप में क्लैश है बीजेपी के भीतर, और जेपी नड्डा तो चूंकि वहीं से आते हैं, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल का परिवार वहीं से उनकी जड़ें हैं, कई और दूसरे नेता भी हैं, लेकिन लीडरशिप का क्राइसिस वहाँ है। बाकी जो मुद्दे हैं ये तो ठीक है, कांग्रेस आत्मसंतुष्टि के लिए इस तरह की बातें कर रही है, पर कुछ राज्य ऐसे हैं इस देश में जहां हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, एक ट्रेंड है, चला आ रहा है। जी, पर तो अब हमारे गुजरात सामने हाँ, ये स्क्रीन पर वोट शेयर भी दिख रहा है, और इसके अनुसार बीजेपी और कांग्रेस में वोट शेयर में कांटे का मुकाबला है, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप है, 5% पे जाके टिकी है, दूसरे जो है 9% है, 9% है। और यदि ये देखें कि पिछली बार जो था इनमें भी 49% और 45% यह आंकड़ा था आपस में। तो यह अंतर जो है ये घटा है
यदि चिंतामणि जेडी पोल के अनुसार देखा जाए। लेकिन जो सीट शेयर है इसमें, वो मैं दिखाता हूँ कि सीट शेयर क्या है। अगला दिखाएं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है 40 ± 5 और 28 ± 5, तो इसमें स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। साथ में हमें एटीएस जेडी का सीट शेयर जो आया है वो दिखा देते हैं। एटीएस जेडी का सीट शेयर जो है वो है बीजेपी 45 और कांग्रेस 19 से 20। तो ये तो बिल्कुल सीपीआई को भी एक है सर। हम्म, सीपीआई को भी एक सीट मैंने दिया है। अच्छा, सीपीआई को सीट दिया है, आम आदमी पार्टी को 0 सीट दिया है। तो आम आदमी पार्टी को तो दोनों तरफ से 0 सीट ही मिला है, तो आम आदमी पार्टी को कहीं कोई सीट नहीं मिल रहा है। तो अब अभिषेक जी, आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जो मैंने मुद्दे बताए और जो अभी ओंकार जी ने जो बताया उसके अनुसार तो कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए था। जयराम ठाकुर से तो लोग बहुत असंतुष्ट थे जी। निसंदेह देखिए सर, असंतुष्टि थी, सब कुछ था, लेकिन मैं और जो मेरा एक और पॉलिटिकल एनालिसिस डाटा एनालिसिस पार्टनर है अविनाश, हम लोग एक टूल यूज करते हैं, सेंटिमेंट टूल, वो उसका खुद का डेवलप किया हुआ है। इसमें हम अलग अलग जो वो है, वो सेंटिमेंट टूल को हम लोग एआई सिस्टम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस पर काम कराते हैं। नाराजगी थी, ओपीएस को लेके ये था, लेकिन जब मोदी योगी की जब रैलियां हुई और ये सब हुआ, उसके बाद वो एक जो मोह होता है कि नहीं यार, कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं, वो बटन कैसे दबा सकते हैं। तो तमाम चीजों के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी 40 से 45 सीटें निसंदेह हिमाचल में जीत रही है। आज तक को जो दिखाना है दिखा ले, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिपीट कर रही है। इतिहास बदलेगा, और इतिहास इस संदर्भ में बदलेगा क्योंकि वहां हर 5 साल पे बदलता है। लेकिन आपने जयराम ठाकुर वाली जो बात कही, जेपी नड्डा वाली बात कही, नाराजगी है, टिकट बंटवारे को भी नाराजगी लेकर के नाराजगी। लेकिन सर आपको याद होगा, मैंने आप ही के शो पे कहा था कि जितनी नाराजगी थी उन सब की नाराजगी स्वयं पीएम ने दूर की है। कई लोगों को अमित शाह और इनके फोन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है नाराजगी है, बैठ के हम लोग निपट लेंगे, बैठ के सुलटा लेंगे, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। तो ये उत्तराखंड की हिस्ट्री, और इसमें एक और बात, इस चुनाव के जीत का सेहरा अगर किसी के माथे पे बंधना चाहिए तो एकमात्र वो निर्विवाद रूप से नेता है नरेंद्र मोदी जी, जिनकी वजह से ये हिमाचल का कंटेस्ट बहुत क्लोज होने के बावजूद भी वो जीते। और ताबड़तोड़ राजपूत वोटर नाराज हुआ, समझे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की रैलियां करवाई, वो बहुत महत्वपूर्ण रैलियां थी योगी जी की, जिसको सेंटिमेंट के आधार पर जो हमने टूल में यूज किया है, ये लोग मीडिया वाले भूल जाते हैं, इसको भी यूज करना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का इस वक्त पूरे देश में, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो राजपूत है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है सर। इस वक्त योगी जी अगर किसी राजपूत को कह देंगे ना कि तुम अपना सर काट के मेरे आगे रख दो, तो बहुत सारे राजपूत काट देंगे। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और हिमाचल में ये हमने देखा है, जब हिमाचल में योगी जी की सभाएं हुई तो मोदी जी से कहीं ज्यादा भीड़ थी, बेशुमार भीड़ था। ऐसा लग रहा था लोग मतलब सिर्फ योगी जी को देखने के लिए, पहाड़ में तो जिंदगी जीवन वैसे भी पहाड़ जैसा है, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें उनको सिर्फ देखना है। ये सब भ्रम की स्थितियां 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। एटीएस जेडी पोल एक बार फिर से निखर के आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा डेटा, हमारा मेहनत जो है वो बहुत इस हद तक गलत नहीं होगा और भाजपा सरकार बनाएगी। जी जी, मैं भाऊ के पास चलता हूँ। भाऊ, हिमाचल में तो दिख रहा है, और दोनों जो हमारे पोल्स हैं जो अलग अलग किए गए, वो एक ही रिजल्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभिषेक कह रहे हैं और जो अभी दिल्ली के बारे में आपने भी कहा और ओंकार जी ने भी कहा, ये एक समस्या जो है वो गंभीर होती जा रही है कि हर बार वहाँ नरेंद्र मोदी को पहुंच के और लास्ट मिनट पे
करना पड़ता है, जिसको कहते हैं फायर फाइटिंग। ऐसा तो नहीं है कि ये इसका कारण ये भी है कि 2 कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं कि एक तो ओवर सेंट्रलाइज़ेशन हो गया है, तो नीचे वाले लोग जो हैं वो कोई भी काम करने से पहले ऊपर की ओर देखते हैं। ये कई बार हो जाता है जब ऊपर का लीडर बहुत पावरफुल होता है तो। और दूसरा कई बार ये लगता है कि जो भाजपा का कोर वोटर है, उसके हितों की चिंता किए बिना कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ पर लोग जो है वो वक्तव्य देते रहते हैं, जिनसे भाजपा का कोर वोटर एक तरह से कहिए चिढ़ता है। जैसे मुसलमानों के बारे में। बिल्कुल। जी। नहीं, क्या हो गया है, मेरा ख्याल है बीजेपी में नेता कम और प्रवक्ता ज्यादा हो गए, वो प्रॉब्लम है। हर एक का अपना ओपिनियन है। और इस हिमाचल में आने के पहले मैं थोड़ा आपको एमसीडी पर बोल दूं, रह गया जी। था वो, कि एमसीडी में फर्क क्यों दिखता है। तो मुझे 1985 के शिवसेना ने पहली बार अपनी अकेले की ताकत पर बीएमसी जीत ली थी। तो उस वक्त की सिचुएशन आप देखो, इंदिरा जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी ने रिकॉर्ड ब्रेक 415 सीटें लोकसभा में जीती थी, महाराष्ट्र में मानो सुपड़ा साफ कर दिया, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। अब एक एक्सेप्शन मेरा ख्याल है हमारे कोकण के मधु दंडवते चुनकर आए थे, बारामती में शरद पवार आए थे, और हिंदू मुस्लिम स्प्लिट दिखाकर पवार के एक साहेबराव पाटिल डोनगांवकर औरंगाबाद से आए थे। वो अगर हम छोड़े तो अकेला एक इंसान चुनकर आया था जिसका नाम था डॉक्टर दत्ता सामंत। और इसका कारण था कि वो जहाँ खड़े थे वो उनका चुनाव क्षेत्र बेसिकली नहीं था, लेकिन टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन का जो बहुत लंबा स्ट्राइक चला था उससे बहुत 2 लाख से ज्यादा घर उजड़े थे। तो वो सब वोटर इलाका था, इसका फायदा इनको मिला, दत्ता सामंत को मिला। अब उसके बाद 6 महीने में सॉरी 2 महीने में विधानसभा चुनाव हो गया, और उस विधानसभा चुनाव में फिर से लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो 6 विधानसभा की जगह थे उसमें से 3 जगह दत्ता सामंत के कैंडिडेट चुन कर आए, 6 में से 3 आ गए। और ये सब इलाका जो है वो बेसिकली शिवसेना का गढ़ था। 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद हुआ था, उसके बाद 2.5-3 महीने के बाद बीएमसी का चुनाव हो गया। और उसी वक्त सब मानते थे, यानी टिकट खरीदने के लिए लोग दत्ता सामंत के पास दौड़े थे, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया और शिवसेना ने अकेले दम पर बीएमसी, मेजॉरिटी नहीं लेकिन लार्जेस्ट पार्टी ऐसे बने कि उनका ही मेयर वगैरह हो गया। वो क्यों हो गया ये हमें समझना जरूरी है। तो आज एमसीडी का मतलब आप समझ सकते हो। तो उस बार के दत्ता सामंत चुनाव खड़े रहते गिरणी कामगारांच्या न्यायासाठी, यानी मिल वर्कर्स को जस्टिस देना है, इसके लिए दत्ता सामंत को चुनना है। लोगों ने चुन लिया लोकसभा के लिए। विधानसभा में मिल वर्कर्स का न्याय, ठीक है, लोगों ने चुन लिया। अरे लेकिन बीएमसी कहां से मिल वर्कर्स को जस्टिस देने वाले, इतने तो लोग उल्लू नहीं थे। तो लोगों ने दत्ता सामंत के कैंडिडेट जो उनका सुपड़ा साफ कर दिया, जिनके 3 एमएलए आए वहां से, जिनके एक एमपी आ गया, उनका एक भी कारपोरेटर नहीं आया। तो आप एमसीडी का जो चुनाव आप आंकड़े दिखा रहे उसका अर्थ समझ सकते हो कि मोदी जी नहीं एमसीडी जिता सकते, ये समझना जरूरी है। अब आएंगे हम हिमाचल पर। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो बात अभिषेक ने बताई वो बिल्कुल सही है, आंकड़े, लेकिन वहां अभी भी बीजेपी लीडरशिप डेवलप नहीं कर रही। और आपने जो बीच में कहा, मेरा ख्याल है ओमकार जी ने जो कहा, आपकी आवाज़ ये बार-बार भाऊ। हेलो, आ रही है अभी? हेलो, हेलो, जी, जी। हाँ, जी। आ रही है आवाज? अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो जो हिमाचल हो या और कहीं की, एक बात हमें समझना जरूरी है कि लोकल लीडरशिप भी बहुत मायने रखती है। और
दूसरी बात है कि जब हाईकमांड कल्चर पैदा होता है तो हाईकमांड के नाम पर मिडिल लेवल की लीडरशिप अपना उल्लू सीधा करते बैठती है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो तो हाईकमांड से मिल नहीं पाते। तो मिडिल लेवल के लोग जो अपना उल्लू सीधा करेंगे, वो मोदी जी या राहुल हो, सोनिया, उनके नाम पर कुछ भी बता सकते, कर सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सीधा करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव जो मुंबई में होने वाला है, उसके लिए फिर से आशीष शेलार को लाया गया, क्योंकि आशीष शेलार मुंबई का सब कोना कोना जानते हैं। तो वो जिस ढंग से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं चुनाव के लिए, उस ढंग से बीएमसी में, एमसीडी में कितने लोग हैं? कौन है इनसा लीडर दिल्ली में? मुझे नहीं लगता कोई लीडर है कि जो पूरा निचले स्तर पर जाके ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करे। अभी शेलार ने मिनिस्टर बनने के बजाय महाराष्ट्र में मुंबई का कारोबार संभाल लिया पार्टी का। ऐसा नेता चाहिए जो एमसीडी जिता सकता है, जैसे बीएमसी आशीष शेलार जिता कर दे सकता है। तो वैसा लीडर बीजेपी को दिल्ली में खड़ा करना पड़ेगा। और वही बात हिमाचल के लिए भी हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली देखो, अनुराग ठाकुर जो है वो वहां के है, दिल्ली में आके जब अपना ये करते तो दिल्ली के नाम पर हिमाचल में वो वोट नहीं मांग सकते। वहां के लोकल 4-10 लीडर ऐसे चाहिए कि जो अपने आप में काम करेंगे और उनको मोदी बोनस तरीके से मोदी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मोदी जी यूपी के एमपी है, तो यूपी में वो चुनाव जीत कर दे, अलग बात है। उनका जन्म गुजरात का है, वो गुजरात में फायदा ले सकते हैं। लेकिन लोकल लीडरशिप अगर महाराष्ट्र की हो, हिमाचल की हो, बिहार की हो, वो अगर खड़ी हो जाए तो मोदी जी बोनस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी, आइए अब चलते हैं सीधे गुजरात के आंकड़ों पर। और गुजरात के आंकड़े जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और गुजरात चूँकि बड़ा प्रदेश है तो हम गुजरात के आंकड़े आपको देते हैं स्प्रेड अक्रॉस रीजन्स। ये वोट शेयर दिखा रहे हैं एटीएस एग्जिट पोल का। और इसमें सेंट्रल गुजरात में 48-38 10% का अंतर है बीजेपी कांग्रेस में। और नॉर्थ गुजरात में 16% का अंतर है, जबकि नॉर्थ गुजरात में तो चौंके मेरे गया। हिसाब से नॉर्थ गुजरात में तो आपका टक्कर और कांटे की होनी चाहिए। सौराष्ट्र में 11% का अंतर है 47-36। और साउथ गुजरात में 51-36 यानी कि 15% का। और आम आदमी पार्टी 9, 8, 10 और 11 यानी लगभग 10% ओवरऑल वोट शेयर जो है वो कितना हो रहा है जरा दिखाएं इसमें। ये अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड जो है ये आई थिंक नॉर्थ गुजरात का थोड़ा सा आंकड़ा डिफर कर रहा है। मैंने जो दिया था शायद कंफ्यूजन हो गया है। नॉर्थ गुजरात में थोड़ा सा अंतर आया सर। एक्चुअली 28 वहां पे परसेंटेज तो बीजेपी का यहाँ पे 49 था। टोटल सीटें ही 32 हैं, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा नॉर्थ गुजरात वाला चेंज हो गया है। बीजेपी को मैंने वहां पे एक्चुअली लिख के दिया था आपको, 20 से 22 सीटें दी हैं नॉर्थ गुजरात में, बाकी सब सही है। ये थोड़ा सा बनने में शायद दिक्कत हो गया, एक बार कंफर्म कर सौराष्ट्र लेना। और कच्छ में 33 से 37, सौराष्ट्र जी और कच्छ में 54 सीटें हैं, साउथ जी गुजरात में 35 और एक इसमें से मिसिंग हो रहा है सेंट्रल गुजरात का। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। जी ओवरऑल 132 से 145 बीजेपी, 35 से 45 कांग्रेस और 0 से 2 आम आदमी पार्टी। अब लगे हाथों चिंतामणि जेडी का भी पोल देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में यह आ रही हैं सीटें, और सीटों से पहले मेरे ख्याल से वोट शेयर दिखा देते, लेकिन आपने सीटें दिखाई दी थी। ये है वोट शेयर ओवरऑल। बीजेपी 50%, आईएनसी 38%, आम आदमी 6%, अदर्स 6%। इसमें
चिंतामणि जेडी के अनुसार भारी परिवर्तन है ओपिनियन पोल से। ओपिनियन पोल में बीजेपी थी 55, कांग्रेस थी 30, आम आदमी थी 12 और इसमें बीजेपी का प्रतिशत घटा है, कांग्रेस का 8% बढ़ा है और आम आदमी का 6% कम हुआ है। यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से दोनों से वोट खींचा है इस पिछले 1.5 महीने के अंतराल में। यह जी। आ रहा है इस वोट शेयर से। ये एक्चुअली चिंतामणि जेडी का है ये शेयर, ये एटीएस में दिखाया है। नेक्स्ट, वही ग्राफिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है टीम को आपकी, लेकिन कोई बात वह गुजरात, ये भी चिंतामणि जेडी का है, ऊपर से एटीएस का है, लेकिन ये दिखा रहे हैं बीजेपी 133 ±7, आईएनसी 45 ±5, आप 02 ±2, यानी 0 भी हो सकता है। इसमें भी ओपिनियन पोल से बहुत परिवर्तन है। ओपिनियन पोल में ये 133 144 था और ये जो 45 है ये 30 था और आम आदमी पार्टी को 6 सीटें थी। तो ये है क्या हुआ है। अब इसके बारे में सबसे पहले ओंकार जी से पूछेंगे। सबसे पहले भाऊ से पूछते हैं। भाऊ, ये है आम आदमी पार्टी का क्या हुआ अचानक गुजरात में? वो तो मीडिया में थी ना, वो ग्राउंड पर थी नहीं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं वो हमें देखना चाहिए। कुछ कांग्रेस से आए हैं और कुछ बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड और ओल्ड सोशलिस्ट जो है, जैसे आपने पदयात्रा राहुल गांधी की देखी, उसमें बहुत सारे ओल्ड सोशलिस्ट पार्टी जो थी, यानी लोहिया जी की थी, जयप्रकाश जी की थी, मधु दंडवते, मधुलिमे, उनकी विचारधारा मानने वाले, मुलायम या लालू प्रसाद की सोशलिस्ट विचारधारा नहीं, जो पुराने, वो जो फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जाके चिपक जाते हैं। आम आदमी में चिपके थे जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अब वो पदयात्रा में चिपक गए, हमने देखा। तो वैसे ही गुजरात में आपको याद होना चाहिए, जब बीजेपी बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी, जनसंघ थी या नए से बीजेपी बनी, उस वक्त वहां डोमिनेंट पार्टी अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई थी तो सोशलिस्ट पीएसपी थी, प्रजा समाजवादी पार्टी। तो आहिस्ते आहिस्ते वो कांग्रेस में विलय होते गए, लेकिन उनका जो वोटर था एंटी कांग्रेस, वो बीजेपी के पास आता गया और बीजेपी आगे चलकर 74 में मुझे याद है कि जब कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आंदोलन इंदिरा जी के खिलाफ हुआ था इमरजेंसी के पहले, तब जनता आघाड़ी बनी बाबूभाई पटेल के लीडरशिप में। तो उस वक्त बीजेपी के सिर्फ जनसंघ के सिर्फ 16 एमएलए चुन कर आए थे। तो वहां से बीजेपी कहां पहुंच गए देखो। तो उसके बाद जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, आहिस्ते आहिस्ते वो जनता दल भी कांग्रेस में विलय हो गया चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में। तो वहां से बीजेपी बढ़ी है। तो उसमें से जो हार्डकोर सोशलिस्ट बचे हैं तो वो चले जाएंगे आम आदमी पार्टी में। तो ये जो दिखाई दे रहे आंकड़े मुझे, तो वो जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो अभी राहुल गांधी से जुड़े थे, तो वो सब वो है, आप में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी और किसी पार्टी में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो आप दिखा रहे हैं, तो बात यही कि कोई लड़ने वाला नहीं बीजेपी से, इसलिए बीजेपी को इतना आराम से केक वॉक मिल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वरना 35 साल के बाद जब देखिए कोई तगड़ा खड़ा हो जाए, मैं बोलता हूँ आप जब गुजरात का स्टडी करते हो तो गुजरात के लिए कंपेरेटिवली आप बंगाल देखो। 98 में ममता बनर्जी अलग हुई, 99 में उन्होंने थोड़ी ताकत दिखाई, 2004 में करते करते 2011 में वो पार्टी, क्योंकि लोगों का विश्वास होते गया, हाँ कुछ भी हो ये तो लेफ्टिस्ट के खिलाफ खड़ी रहेगी, ये कांग्रेस के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन लड़ेगी तो लेफ्टिस्ट से। तो लेफ्टिस्ट के खिलाफ जो वोटर था वो पोलराइज होते जाता है। अब देखिए पिछले चुनाव में ये जो ममता के खिलाफ थे वो आहिस्ते आहिस्ते पोलराइज होकर बीजेपी के पास आ गए लास्ट चुनाव में, लेकिन जो कट्टर बीजेपी के खिलाफ थे
वो ममता के पास पोलराइज होके गए और लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। तो इस ढंग से वोटर जो होता है वो बदलता कैसे? हमने शिवसेना शिवसेना महाराष्ट्र में बोलते, कितने लोग बोलते शिवसेना 85 तो कहां थी? 90 का चुनाव होने तक शिवसेना विधानसभा में 1 या 2 एमएलए हुआ करते थे। देखिए 72 में पहली बार जनरल इलेक्शन में शिवसेना का 1 एमएलए चुनकर आया प्रमोद नवलकर। उसके बाद 85 में 72 13 साल बाद छगन भुजबल चुनकर आए। उसके पहले दो बाय पोल हुए थे, उसमें एक एक, लेकिन 2 एमएलए एक साथ नहीं थे। लेकिन 86 में पवार चले गए कांग्रेस में, तो जो एंटी कांग्रेस वोटर था वो पोलराइज होकर बाला साहब के साथ आ गया और शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी बन गई। उसको रिकॉग्निशन मिल गया। वहां तक शिवसेना के पास धनुष बाण नहीं था। तो आज भी हम गुजरात देखते हैं तो ये हमें सोचना चाहिए कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस है, मरी पड़ी है, यानी मरी भी नहीं है, वेंटिलेटर पर है। तो कोई अभी आम आदमी पार्टी गई है, वो उसकी नलिया वगैरह ट्यूब्स निकाल देती तो मर जाएगी, कोई बात नहीं। वोटर को विश्वास होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आखिर तक रहेगी। तो आहिस्ते आहिस्ते आम आदमी पार्टी का वोटर बढ़ेगा। जैसे हमने देखा दिल्ली में देखा है, वही हमने पंजाब में देखा है। पंजाब में वो जो ड्रग प्रॉब्लम था वो कांग्रेस हैंडल नहीं कर रही थी, अकाली कुछ नहीं कर रहे थे, बीजेपी लड़ नहीं रही थी, तो वो सब वोटर पोलराइज होके आम आदमी पार्टी के पीछे गया। और आम आदमी को 2014 में जो सक्सेस मिला वो वहां मिला जो एनजीओज का था। ये पंजाब का सक्सेस है, वो केजरीवाल का नहीं है। वो वहां एक थर्ड फोर्स सामने आ गया। तो इसी ढंग से हमको चुनाव का विश्लेषण करना चाहिए कि जो हम गुजरात में या हिमाचल में देख रहे हैं, तो गुजरात में थर्ड पार्टी इमर्ज हो रही है, हिमाचल में नहीं हो रही है। जी ओंकार जी। देखिए, अगर वोट प्रतिशत देखें संजय जी, तो 47 से लेकर के 51% तक चारों क्षेत्रों में गुजरात के भारतीय जनता पार्टी पा रही है, यानी औसतन 50%। और 50% अगर कोई पार्टी ले रही है तो बाकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। बाकी 50 में तो सब हैं, कांग्रेस भी है, अन्य भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है। और जो सीटें हैं, सीटों में तो किसी को कोई शक शुबा है ही नहीं। गुजरात को लेकर के तो लगभग आश्वस्ति का भाव था सबके मन में कि वहां कोई संकट है नहीं। थोड़ा बहुत जो शंकाएं रही हैं वो हिमाचल को लेकर के रही हैं। तो और एमसीडी में पहले से ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो वीडियो जारी कर रही थी तिहाड़ जेल की, और कुछ कुछ चल रहा था, तो उससे घबराहट पता लग रही थी। या मनोहर लाल खट्टर को अगर बुलाया जा रहा था, दूसरे नेताओं को लगाया जा रहा था, उससे पता चल रहा था कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं बीजेपी नेतृत्व के पास वो ये हैं कि पंजाबी भी चिटक रहे हैं। और वो कई चैनलों पर जो चीज़ें आई हैं उससे पता भी चल रहा है कि दिल्ली का जो पंजाबी समुदाय है, जो हमेशा आमतौर पर बीजेपी के साथ रहा है, वो भी खिसक रहा है। जो पूर्वांचली है वो भी खिसक रहे हैं। बहरहाल इस समय चूंकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो मैं दिल्ली के विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं कुछ आंकड़े देख रहा था संजय जी। पिछली बार उत्तरी क्षेत्र में चपत लगी थी, बल्कि 2 लगातार चुनाव में चपत लगी है भारतीय जनता पार्टी को। 2012 में केवल 13 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें। 2017 में बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें। तो उत्तरी क्षेत्र जो है वो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बना हुआ था। लेकिन इस बार का अगर हम देखें तो आप देख लीजिए कि नॉर्थ गुजरात में 28 से 32 सीटें आपके सर्वे में आ रही हैं।
इसका मतलब ये है कि नहीं, यहाँ ये भी ये जो है ये थोड़ा गलत है। ये जो जी चिंतामणि का जो आया है वो इसमें आ नहीं पाया और उसमें उन्होंने 20 सीटें ही दी हैं इसमें और शेष 12 सीटें कांग्रेस को हैं। हालांकि यह भी बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार यहाँ पर ये मामला उल्टा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कांग्रेस मामला को उल्टा था। सर पिछली 20 बार से 17 22 मिली मैंने थी। दिया था नॉर्थ में सर, आपको लिख के, शायद ग्राफिक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो ये 20 ही मान लीजिए इसको, ये 20 ही हैं ये। जी नॉर्थ गुजरात में अभी भी कांग्रेस स्ट्रांग है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 20 भारतीय जनता पार्टी ले करके आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 32 में से 20 अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी ने वहां अच्छी वापसी की है, ठीक ठाक वापसी की है। और कांग्रेस तो एक्चुअल में हार क्यों रही है, केवल गुजरात पिछली की बार बात बीजेपी नहीं। की 14 सीटें थी यहाँ पर नॉर्थ गुजरात में। जी हाँ, 14 2017 में, 13 2012 में। जी तो जी, बिल्कुल वो ये अब आसपास ही बढ़ के इस सिमटी बार हुई 20 थी। तक जा रही है। हाँ, और मध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य क्षेत्र में भी जो आंकड़े हैं पिछले 2 चुनाव के, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है। 2012 में 38 सीटें, 2017 में भी 37 सीटें कांग्रेस की, 2012 में 21 सीटें कांग्रेस की, 2017 में 22 सीटें, और जो अदर्स हैं दोनों बार 2-2 सीटें। तो मध्य क्षेत्र में जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका था उसमें कुछ ऐड ही करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ उसमें घट नहीं रहा है। तो कांग्रेस जो है अगर चुनाव लड़ेगी ही नहीं कहीं और भारत जोड़ने पर लगे रहेंगे, और अगर कोई उनका सहयोगी दल का नेता उनसे पूछता है कि भाई आप भारत जोड़ने में लगे हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने से, ये तेलंगाना में आपकी जमानत क्यों जब्त हो गई, तो राहुल गांधी फिर जो इनकी यात्रा के कर्ता धर्ता हैं उनके कान में कहते हैं कि भाई ये जो सहयोगी दलों के नेता आ भी रहे हैं उनको बता दीजिए कि ये हम चुनावी राजनीति के लिए भारत जोड़ो नहीं कर रहे हैं। तो भैया फिर तो ऐसा करो, वो जो नागा बाबू होते हैं ना, नागा बाबा, उस तरीके से बस कुंभ में दिखाई दो। फिर क्या जरूरत है ये 5 महीने की जो यात्रा आप कर रहे हैं। दूसरे इनसे ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आप चुनावी राजनीति के वशीभूत होकर के ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, फिर तो हर राज्य की राजधानी में जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, भारत जोड़ने की कोशिश करो। उसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये सब ऐसी कौन कौन सी कारस्तानियां कर रहे हैं जिनसे भारत टूट रहा है, वो जनता को बता दो। फिर ये आपको तमिलनाडु में इतने दिन लगाने की क्या जरूरत है, कर्नाटक में इतने दिन लगाने की क्या जरूरत है, महाराष्ट्र में जरूरत क्या है आपको इतने दिन बिताने के, या अलग अलग राज्यों में जो आप इतना समय व्यतीत कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत है। जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके लिए ना आप योजना बनाएंगे, ना नीति बनाएंगे, ना अपनी टीम को प्रोत्साहित करेंगे। कई बार लगता है कि जो सांगठनिक क्षमता एक नेतृत्व में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, विजन बिल्कुल भी नहीं है। अपने उन विरोधियों से ही कुछ सीख लो जिनको दिन रात गाली देते रहते हो या जिनको कोसते रहते हो। अभी मैं देख रहा था, जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ गुजरात में, उस दिन शाम को एक टेलीविजन चैनल पर हेडलाइन आ रही थी कि अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई, और बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री भी रहेंगे। क्यों बुलाई भाई, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि 5 दिसंबर को एक एक वोट जो है वो पड़ जाना चाहिए। वो ठोक बजा करके हर स्तर के कार्यकर्ता को चुस्त दुरुस्त है या नहीं है, कहीं आश्वस्ति का भाव तो नहीं आ गया है कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, क्या जरूरत है ज्यादा ग्रूमिंग करने की या कार्यकर्ताओं के घर घर जाने की या उनको बाहर निकालने की। फिर पहले चरण में जो मत प्रतिशत गिरा था उसको लेकर के भी वो चिंतित होंगे। वो चाह रहे होंगे कि कम से कम इन क्षेत्रों में तो खास तौर से उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं।
तो वो तो प्रचार खत्म होने के बाद भी बड़ी बैठक बुला रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहीं रुकते हैं, एक संदेश देने के लिए अपनी माताजी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि इसका भी एक मैसेज जाता है मतदाताओं में। आप क्या कर रहे हैं? आप हिमाचल गए तक नहीं, जहां संभावनाएं थी कांग्रेस की। गुजरात में आप 2 बार बस हाजिरी लगा करके आपने समझ लिया कि कर्तव्य की इतिश्री हो गई। तो नॉन सीरियस तरीके से अगर कांग्रेस इसी तरीके से चुनाव लड़ती रही केवल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मौका मिलेगा? और मुझे तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 स्टेट में कांग्रेस को रिप्लेस किया है, दिल्ली में और पंजाब में। अब उसने बीजेपी को पहली बार रिप्लेस करना शुरू किया है, भले ही वो एमसीडी से किया हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप मेरा ख्याल है उसमें गलत असेसमेंट कर रहे हैं। मैंने किसी फिल्म में सलमान खान का एक डायलॉग सुना था कि भैया मुझ पर ये मेहरबानी करो कि मुझ पर कोई मेहरबानी मत करो, मुझे ऐसी मदद करो कि कृपया मुझे मदद मत करो। तो राहुल गांधी ने इस ढंग से कांग्रेस को मदद की है। हम जो हिमाचल के आंकड़े वगैरह देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का योगदान कितना बड़ा है देखिए। वो गए नहीं वहां। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र की असेंबली चुनाव में आए तक नहीं, एक दिन नांदेड़ में आए, 2 सभाएं ले ली, निकल गए। फिर भी 44 सीटें आई थी, अपने आप आ गई। अगर राहुल गांधी थोड़ा प्रचार कर लेते तो वो शायद वो 32 या 30, 28 तक नीचे आ सकती थी। उनका वो योगदान होता है। आपको राहुल गांधी का कैंपेन समझना जरूरी है। तो उनका योगदान जो होता है, वो कुछ योगदान करते नहीं, वो सबसे बड़ा योगदान होता है। और उस पर मैंने वीडियो बना दिया था कि बीजेपी हिमाचल और गुजरात में बीजेपी का हाईकमांड इसलिए डरा हुआ है कि राहुल गांधी वहां आने ही वाले नहीं है। एक बात होती है कि हम जब कोई लड़ाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है देखते। तो बीजेपी की चुनावी रणनीति में राहुल गांधी कितना योगदान उठाएंगे ये देखा जाता है, उनका योगदान कितना होगा। अगर राहुल गांधी का योगदान ही नहीं है तो फिर मोदी वगैरह डर जाते हैं ना। तो इसलिए फिर भी उन्होंने थोड़ा योगदान दिया भी। जो साउथ गुजरात में यानी महाराष्ट्र की पदयात्रा खत्म करके वो मध्य प्रदेश में गए, तो एक दिन पदयात्रा रोकी और वहां जाकर 2-3 मीटिंगें उन्होंने कर ली थी, जिस पर हमारे ओमकार जी ने एक भाषांतर के बारे में कोई था ट्रांसलेटर, उसके बारे में वीडियो भी बनाया था। यानी वो हिंदी में बोलते थे और हिंदी में ही ट्रांसलेट करने को बोलते थे। तो इतना बड़ा योगदान जो होता है, तो उससे बड़ा योगदान ना दे, इसके लिए कांग्रेस वाले बोलते हैं मेहरबानी करो भैया, तुम यहाँ मत आओ, तुम पदयात्रा करो, आगे जाकर चाइना भी जोड़ कर ले लो, वहां जाओ अफगानिस्तान भी जोड़ कर ले लो। आरएसएस का जो एजेंडा है अखंड भारत, वो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार से लेकर सब पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए दशावतार की जो कल्पना है हमारे हिंदू पुराण में, वो क्या है कि वो जो कोई थे यक्ष वगैरह थे, उनको शाप मिला था ना, तुम जाओगे 10 जन्म तुम जाके पृथ्वी पर ये करोगे। तो उन्होंने उस शाप मांगा था, भैया भगवान आपसे ही हमें मोक्ष मिले। तो आरएसएस को वो गाली देते, तो उनको दशावतार में से एक अवतार मानो आप। वो आरएसएस का काम कर रहे अखंड भारत। भारत जोड़ो का मतलब क्यों नहीं आप समझते क्यों नहीं है? आप वो आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे सावरकर, वही देखते। भावना समझो, भावना। युग पुरुष मोहन भागवत अखंड भारत बोलते, ये भारत जोड़ो बोलते। तो ये शायद आगे निकलकर अफगानिस्तान तक जाएंगे, उधर से घूमकर चाइना मंगोलिया करके म्यांमार में उतरेंगे, बांग्लादेश वगैरह कलेक्ट करेंगे, थाईलैंड तक जाकर फिर वापस बैंकॉक तो आ जाता है, विश्रांति करेंगे। आपको पूरी पदयात्रा का रूट मालूम नहीं है।
चलिए, ये पदयात्रा का रूट बता दिया भाऊ ने, ये बहुत अच्छा किया। दर्शकों से अनुरोध है कि जो लोग भी देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन अभी दबा दें कृपया, आप लोगों की यह एक योगदान आवश्यक है। और साथ में जो अभियान एक्चुअल में जनता पहले शुरू कर चुकी है हाथ जोड़ने का एक मिनट कांग्रेस से। एक मिनट होगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब भी कर ले, और हमारे चैनल का जो बेल आइकॉन है वो भी दबा लें। साथ में आप हमें सहयोग भी करें। और अब हम इसको वाइंड अप करेंगे। 3 प्रश्न बचे हैं। ओंकार जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो काम जनता पहले शुरू कर चुकी है, वो अभियान कांग्रेस से हाथ जोड़ने का, वो भी अब कांग्रेस शुरू कर रही है 26 जनवरी से। वो हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही, मतलब पब्लिक को थैंक्स कहेगी कि आप हमसे हाथ जोड़ चुके हैं पहले ही, तो हम भी आप अब हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करते हैं हमारा साथ छोड़ने के लिए। तो अजीब जो है ये अभियान और मुहिम लेकर के आ रहे हैं, मजाक उड़वा रहे हैं, मतलब एक तरीके से पार्टी का। जी। तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। कुछ कहना है? इंटरेस्टिंग एक पोल है मेरे बोलिए। मित्र का। एकदम से उल्टा पोल दिल्ली का आया है, और ये मेरा परम मित्र में से एक, हम लोगों ने काफी साथ में कवरेज किया है, खबर इंडिया की टीम है। उसने मुझे भेजा है कि अभिषेक जी आपका पोल गलत होने वाला है, बीजेपी 152 सीट एमसीडी में लेके आ रही है। तो मुझे ये कहना था दर्शकों से कि ऐसा नहीं है, कुछ राइट विंग के यूट्यूबर्स जो घूमे हैं, और ऐसा नहीं है, एमसीडी ये भी घूमा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अलग पोल है, इसका अलग पोल है। लेकिन मैंने बता दिया पोल्स ऑफ पोल हो रहा है यहाँ पे। तो हालांकि हिमाचल पे इसने रिपीट किया है, बीजेपी 45 कांग्रेस 21, तो वो लगभग सेम है जी। अरे अब ये देखिए, बीजेपी को अब गंभीरता से सोचना तो पड़ेगा ना। ये हर बार तो इसी एक मोदी के नाम पे तो हर जगह तो नहीं जीत सकते। बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर लेकर रोष है कोर वोटर में, उसको एड्रेस तो करना चाहिए। तो आइए हम प्रश्न ले लेते हैं कुछ जो आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न दिखाएं। इन्फो मार्ट जी कह रहे हैं, आप चारों को एमसीडी का टेंशन ना लें संजय जी, सारे सांपों को बाहर निकालना है तो सांप कहाँ है पक्का करना पड़ेगा, या तो धर्मस्तत हो जाए। चलिए, आशावादी रहना चाहिए। नेक्स्ट, बनी जी, भारत इतना जुड़ गया है कि सभी जुड़ के मोदी को वोट करेंगे। जस्ट फिनिश्ड 8 years लाइव स्ट्रीम एंड नाउ जेडी, गॉड ब्लेस यू बोथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी भाऊ क्या कह रहे हैं कि भारत इतना जुड़ गया है कि मोदी को सब जुड़ के वोट करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है। नहीं, अभी वो यात्रा खत्म होने के बाद ईवीएम के नाम से रोना भी है ना। हाँ, वो वाला तो रोना बाकी है, ईवीएम तो बाकी है, रोना बाकी है। अभी कहाँ से, अभी 3 दिन बाकी है। और बाकी किसी का भी कुछ हो, कहीं पे भी कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। ये इसका निष्कर्ष है। नेक्स्ट, मितुल पंचाल, एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स इज अर्निंग ऑन समवन एल्सेस वर्क। ये तो उनका पुराना तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका है, पसंद है मुझे, बिना मेहनत किए। नहीं, अभी सच्चा पोल आएगा क्योंकि पोल खोल बंद हुआ है। भाऊ सर, कई रोस्टिंग का लेवल एक स्तर ऊपर है। इंडिया टुडे, बीजेपी 131 to 151, आप 9 to 21, INC 16 to 30। ये कहाँ का बता रहे हैं, गुजरात का क्या? हाँ, ये गुजरात ही लग रहा है। तो यहाँ पर समाप्त करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि जो असली परिणाम आएंगे। एक सवाल आ रहा है सर, मैनपुरी का, वो मैं बता दूं, क्योंकि मैनपुरी हमने कवरेज मैनपुरी वहाँ पे तो तो की है। ऐसा है कि हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी ने बस ट्रैप किया है कि आप सारे रिसोर्सेस समाजवादी पार्टी वहां पे समाप्त कर ले अपने। अंततोगत्वा डिंपल शायद 20-25-30 हजार से जीत जाए, बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो बड़ी मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे सब कुछ अभी सिंपैथी वोट भी जबकि मुलायम सिंह यादव का है। लेकिन इस स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी पहुंची है
तो आप ये समझिए मित्रों कि अगली बार 2024 में मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिस्ट से उसका नाम काट दीजिएगा। ये बात मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं छेड़ी पे। जी हाँ, फिर तो आप उत्तर प्रदेश में 75 सीटें गिन लीजिएगा बीजेपी की। जी जी जी। तो आप सभी को याद दिला दूं कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो उसका हम 7 बजे विश्लेषण करेंगे और इसी पैनल के साथ करेंगे। बाबू आपको भी 7 बजे 8 तारीख को, और ओंकार शाम जी को 7 बजे जी शाम को 7 बजे, तो परिणामों के विश्लेषण के लिए। हाँ, पूर्ण और तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।